हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली डीआई की क्लास में आपको बताया था कि जो तालिका और ग्राफ रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है, लेकिन जो मैथ रहती है वो केवल 5 नंबर की रहती है। हमने ये भी बताया था कि मैथ है तो 5 नंबर की, लेकिन आपके उस वाले पोर्शन को अच्छे से डील करने के लिए इसका अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। मैथ के जो भी चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो आपके डीआई में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो उसी कड़ी में हमने यहाँ पर जो मैथ्स पोर्शन के जो 2021-22 में पेट के एग्ज़ाम हुए थे, उन दोनों एग्ज़ाम से हमने क्वेश्चंस को उठाया है और इसका एक क्लास और बनेगा प्रीवियस ईयर का। इसको कराने का मेरा मोटो यही है कि जब हमें ये आउटलाइन पता हो जाती है कि हमें किस लेवल के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, हमें उनको किस तरह से डील करना है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किसी चैप्टर से हमें किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है। ना तो ज़्यादा हमें हाई जाना है और ना ही ज़्यादा लो जाना है। इसके बाद हम करेंगे कि जो चैप्टर्स हैं इनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको हम एक एक करके अलग अलग से कराएंगे और फिर हमारे पास पर्याप्त समय भी बच जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो उसी कड़ी में ये मैथ का पहला क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक डीआई का क्लास बनाया था जो बेसिक से शुरुआत की थी जिसकी, और उसमें अब हम पूरी उसको एक सीरीज को लेके आगे जाएंगे। उसी तरह मैथ की भी एक पूरी सीरीज होगी जिसमें आपको पूरा सिलेबस भी मिलेगा और साथ साथ में भरपूर प्रैक्टिस आपको कराएंगे। जो ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी के जो कराए हुए एग्जाम्स हैं उसमें जहाँ पर जो मैथ पूछी गई थी उस मैथ को यहाँ पर हम ज़्यादा जगह देंगे, उस लेवल के क्वेश्चन को मॉडल से भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ये पेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। देखिए क्वेश्चन तो ये छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट इससे इतना ज्यादा हमारा बिल्डअप हो जाता है, और ये ज्यादातर 95% लोगों को ये पता ही होगा कि इसको किस तरह से लगाएंगे, सबको पता है, लेकिन फिर भी हमने इसको इसमें डाला है। उसके पीछे रीजन है, जब आप डीआई वाला हमने पढ़ाया था तो उसमें भी हमने आपको बताया था ग्राफ वाले में कि इतने सारे उसमें डेटा दिया रहता है कि डेटा को एक दूसरे से तुलना करके या तो प्रतिशत पूछा जाता है या अनुपात समानुपात पूछा जाता है या किसी का एवरेज पूछा जाता है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। कम से कम हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस का हम कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, 19 का, और कितना प्रतिशत 7.6 है। तो पूछा किसके बारे में जा रहा है, 7.6 के बारे में। तो हम लिख लेंगे 7.6, और किसका किसके सापेक्ष बात हो रही है, 19 का, और कितने प्रतिशत है, 100 का गुणा कर देंगे। हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जब हमें प्रतिशत लगाना होता है किसी संख्या में तो हम किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अगर 3/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे और आप आराम से इसको किसमें किसमें बदल देंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपकी एग्जाम जिस लेवल की है उस लेवल पे आपको ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि जो आपका जितने भी मार्क्स का आता है, चाहे वो अगर टोटल जोड़े 25 का है, लेकिन उसमें ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जरूर यूज होंगे, बहुत जगह यूज होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर हमें कोई संख्या प्रतिशत में दी है, सपोज यहाँ पर दिया है 20%, और इसको हमें भिन्न में बदलना हो तो आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं और आराम से संख्या आ जाती है 1/5। ठीक है, यहां पर क्या था, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो 7.6 के बारे में बात हो रही है और किसके सापेक्ष हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही, 19 के। नीचे कौन रहेगा ये जानने के लिए आपको जिसके आगे का लगा हो, यानी जिससे तुलना की जा रही है। कल हमने एक और बात बताई थी, आपके सपोज करो 500 नंबर आए हैं किसमें, हाई स्कूल में, और वो कितने में आए हैं, 600 में आए हैं। कितने प्रतिशत आए हैं तो 100 का गुणा कर देते थे, बस बिल्कुल उसी तरह का है। 7.6/19 मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम इसको काटेंगे तो 19×19 19 चौको 76, 4 बार जाएगा और इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 40%। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए भिन्नों 4/9, अगला है 5/7, और नेक्स्ट है 11/13 और 13/17। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ी भिन्नों में से ये क्वेश्चन बहुत ही आम है और इस एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा आम है, बल्कि सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो। सबसे बड़ी भिन्नों की तुलना करके आरोही क्रम में आरोही क्रम में उसमें कौन सी बड़ी है, ये सब पूछा जाता है। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं बड़ी छोटी निकालने के। चाहो तो आप इसका सबसे जो बेसिक तरीका है, आप जो हर है इसका अंश में भाग लगा दो, हर का अंश में भाग लगा दो, हर का अंश में भाग लगा दो, आपको एक पॉइंट में वैल्यू मिलेगी और आप वहां से देख पाओगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा नया सीखने की कोशिश करेंगे। इसका हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस इसका कितना है, इसका डिफरेंस है 5। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 5। इसका डिफरेंस कितना है 2। इसका डिफरेंस कितना है 2 और इसका डिफरेंस कितना है, इट इज 4। तो इनका जो डिफरेंस आया है 5, 2, 2, 4, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। यानी एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और कितना आएगा 5, 2, 4 का 20 आएगा, ये आपको भी पता होगा, एलसीएम 20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से ये जो समान करते थे हम जब भिन्न के रूप में कोई चीजें होती थी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 5 चौकू 20, 4 बार गया, 4 का इसमें गुणा कर दिए, 4 चौकू 16। ठीक है, 16 बटे 9, 4 चौकू 16 और 2 10 बार जाएगा और 10 का कितना हो जाएगा 50। इधर कितना हो जाएगा, ये भी 10 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 110। और इधर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 का 5 बार और 13 पच्चे 65। अब हम देखेंगे जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर किसका अंश बड़ा है, यहाँ पर 11/13 का इसका अंश बड़ा है, तो यही भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिफरेंस देख ले रहे हैं। और डिफरेंस से क्या पता, जैसे अगर क्वेश्चन ये आया, मान लीजिए 3/4 और 5/6, इसमें कौन बड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि हम क्या करेंगे, 6 3 18, 6 3 18 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन जब अगर कई सारी भिन्न दी है और वहां पर हमें देखना हो, तो थोड़ा सा ये एक लॉजिक है, इसको डिटेल में हम भिन्न वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट हैं भिन्नों को लेके जिसमें हम आराम से आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए, हमें दिख जाता है कि डिफरेंस सभी में लगभग कैसा है, लगभग एक ही तरह का आ रहा है और आराम से उनका एलसीएम ले सकते हैं। एक और सवाल अभी आएगा, उसको देखो किस तरह से डील करते हैं, आप आगे देखेंगे। अगला देखिए, 5 परिणामों का औसत 46 है। अगर हम 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट का जो एवरेज है वो कितना दिया गया है, 46 दिया गया। 5 का 46 दिया गया और पहले 4 का 45 है। अगर हम पहले 4 यूनिट की बात करें तो 4 यूनिट का एवरेज कितना दिया गया, 45 दिया गया। औसत वाले सवाल है ये, इनको लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक बेसिक तरीका है और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जिसको आप समझ के आराम से लगा सकते हैं। कैसे, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम बताओ। बेसिक तरीका क्या है, हम 5 परिणामों का योग निकालें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 करें और एक संख्या मिल जाएगी, और हम 4 का निकालें तो इसमें 4 का गुणा करें और एक संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे 30 और 5 चौकू 20 और 3 23, 230 आया। और यहाँ कितना आएगा, 5 चौकू 20 और 4 चौकू 16 और 2 18। यानी कि यहाँ से अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, हमें 50 मिल जाएगा। यानी वो संख्या कितनी होगी, 5वीं जो संख्या होगी वो क्या होगी, 50। एक तो ये तरीका हो गया। ये तरीका आपको लग रहा होगा कम से कम इस सवाल के लिए तो हमें सरल ही नजर आ रहा है। लेकिन जब इस टाइप के थोड़े अलग टाइप के सवाल आते हैं, वो क्रिकेट की पारियों वाले आते हैं, कोई व्यक्ति आ गया तो टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनका औसत वजन बढ़ जाता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वहां पर इसको अगर इस तरह से हम गुणा करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखिए कितने थे, 5 परिणामों का औसत 46 था, 5 का कितना था 46 था, ठीक, और पहले 4 का 45 है, जो शुरुआती 4 थे उनका 45 है। इस बात को जरा देख लीजिए, जब 4 थे तो उनका 45 था, 5वां आया तो इनका 45 और प्लस इसका सबका मिला के कितना हो गया, 46 हो गया। तो ये 5वां जो आया है
ये पांचवा आया है, ये कितना लेके आया होगा अपने साथ? एक एक औसत तो इसने इन चार का बढ़ाया, एक एक सबका बड़ा होगा, 45 था तभी तो 46 हुआ, तो एक एक तो औसत इनका बड़ा होगा और प्लस अपना भी एक, यानी कि टोटल इसने औसत में कितने की वृद्धि की होगी? 5 की। तो 5 की औसत की वृद्धि की होगी तो अपने साथ ही 5 एक्स्ट्रा लाया होगा। मतलब अगर पहले 45 था तो ये 5 एक्स्ट्रा लाया है, तो नया वाला जो आया है उसका मान कितना रहा होगा? 50 मान रहा होगा। फिर से इस बात को देख लीजिए, 5 यूनिट का एवरेज 46 हो गया है। कब हो गया है? चार तो पहले 4 यूनिट का था 45 और जैसे ही पांचवा आया तो औसत हो गया 46। तो पांचवा बताइए कितना? ज्यादा ही होगा, औसत बड़ा है तो पक्का ना पक्का जो पांचवा आया है उसका मान ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो जब 45 था 4 का, यानी चारों हर कोई 45 45 रखता था, पांचवा आया तो इन 45 45 का उसने पहले 46 किया, क्योंकि पांचों का 46 हो रहा ना, इसमें 4 भी है और प्लस पांचवा भी है, तो पहले 45 का 46 हुआ, तो यानी सबका एक एक बड़ा होगा इनका, तो कितने बढ़ गए होंगे? 4, और प्लस इन्हें इसने अपना भी एक बढ़ाया होगा, तो टोटल उसने कितने बढ़ाए होंगे? 5। यानी कि अगर एवरेज पहले का 45 था तो उसमें 5 जोड़ दें तो अब नया वो कितना लेके आया होगा? मान 50 लेके आया। वो एक ही तरीका है। अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन अब आगे सब सवाल हम लोग करेंगे एवरेज में या इसी में आगे अगर आएंगे प्रैक्टिस में किसी दूसरे क्लास में, तब आपको लगेगा कि नहीं ये वाला तरीका वास्तव में अच्छा है। अगला देखते हैं। 40% जो व्यक्ति हैं वो क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये हैं 40% लोग, और ये क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, ये न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, सॉरी, इसको आप एक्स नाम दे सकते हैं, न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं। और 50% व्यक्ति जो है समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% दोनों पढ़ते हैं। देखो 40% एक्स को पढ़ते हैं, 50% वाई को पढ़ते हैं, और 10% है वो किसको पढ़ते हैं? दोनों को। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50%, और ये किसको पढ़ने वाले हैं? वाई। और 10% कौन से हैं? जो दोनों को पढ़ते हैं, यानी एक्स प्लस वाई को पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं। अब हमें पूछा क्या गया? कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? हमें उनकी संख्या बतानी है जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर गौर से हम देखेंगे, अगर एक्स को पढ़ने वाले 40 हैं तो इन 40 में 10 वो भी हैं जो किसको पढ़ते हैं? वाई को पढ़ते हैं। और 50% अगर वाई है तो इस वाई में 50% वो भी हैं जो एक्स को पढ़ते हैं, यानी ये 10% है वो इस तरफ भी कॉमन है और इस तरफ भी कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो या तो इसको ऐसे लिख दें, 40 50 जोड़ दें और 10 भी जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें और 10 घटा दें। फिर आपको लगेगा ये घटाया क्यों गया है? क्योंकि वो 2 बार जुड़ गया होगा, एक बार तो 40 में 10 जुड़ा हुआ है और एक बार 50 में 10 जुड़ा हुआ, तो इसलिए हम उसको घटा देंगे। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है, आप इसकी केवल एक्स वाले लिख लीजिए। केवल एक्स वाले कितने होंगे? और ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, एसएससी में तो खूब पूछे जाते हैं कि पूरे का दे दिया जाता है और केवल का पूछा जाता है, केवल एक्स पढ़ने वाले कितने हैं? तो केवल कितने हैं? जब 40% हैं टोटल, कुल हैं, कुल कितने हैं? 40%, उसमें 10% वाई अखबार को भी पढ़ते हैं, तो केवल इसको पढ़ने वाले कितने होंगे? 30%। ये बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी कि जब 40 पूरे एक्स हैं, एक्स को पढ़ने वाले, जिसमें 10% वाई भी पढ़ते हैं, तो केवल एक्स को पढ़ने वाले 30 हैं। इसी तरह से केवल वाई को पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? केवल वाई को पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 50 से 10 यानी कि 40%। अब बात क्या हुई? ये जो गोला है जो बचा हुआ है, ये भाग अगर आप इसी से देखेंगे, ये भाग है, ये 30% लोगों का है। ये जो बचा हुआ है ये किसका है? ये 40% लोगों का। और ये जो बीच का है ये कितना है? 10%, जिसमें दोनों है। अब हम आराम से जोड़ सकते हैं अखबार पढ़ने वाले, चाहे वो एक्स हो, एक्स या वाई, अखबार पढ़ने वाले। पढ़ने वाले कितने लोग हो जाएंगे? आपको भी पता है, 30 में प्लस 10 में प्लस 40, तो कितना हो जाएगा? 80। तो 80% वो हैं जो या तो एक्स पढ़ते हैं, या तो वाई पढ़ते हैं, या तो एक्स और वाई दोनों पढ़ते हैं। तो ना पढ़ने वाले कितने हुए? ना पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? टोटल होते हैं 100, 100 माइनस 80, तो कितने बचेंगे? 20% होंगे जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगला देखिए, एक परीक्षा में 70%, ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी जो है वो भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं ये वाले,
हुए और 80% अभ्यर्थी हैं वो तर्कड़ा यानी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि इन दोनों विषयों में 55, वही बात सेम क्वेश्चन है, दोनों विषयों में 55 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत हैं जो अभ्यर्थी कैसे हुए अनुत्तीर्ण। आप तुरंत से ग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से ग्राफ हो गया। और ये हम यहाँ पर कौन से लिख दें, फिजिक्स वाले, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स वाले कितने हैं 70% जो फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए, रीजनिंग में कितने हुए 80%, ठीक है। और ये किसमें हुए, रीजनिंग। देख के ही लगता है किसी भी इस संस्थान में जो छात्र होते हैं वो टोटल होते ही 100% है। अगर 100% में 70% इधर पास हो जाएंगे 80, तो ये तो 100 से ऊपर जा रहा है ना कहीं मिले जुले पास में होंगे। केवल ये 80% रीजनिंग में नहीं होंगे, ना तो केवल ये फिजिक्स में होंगे, इनमें दोनों मिले हुए होंगे ना। लेकिन वो भी बता रहा है कि अगर हम P प्लस R की बात करें तो वो कितने परसेंट हुए हैं, 55% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स में भी हुए हैं और रीजनिंग में भी हुए। आप पूछ रहा है अनुत्तीर्ण वाला का, तो पहले फिर से हम वही देख लेते हैं, कुल उत्तीर्ण। तो कुल उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, देखिए अगर हम इस वाले की बात करें यानी केवल, ये केवल निकालना आप सीख लो, ये आगे बहुत काम आएगा, केवल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ होता नहीं। अगर 70 है टोटल और 55 अगर हम इससे घटा दें, 70 से हम 55 घटा दें तो हमारे कितने बचेंगे 15, तो 15% हो जाएंगे जो केवल किसमें पास हुए हैं, फिजिक्स में, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या करें, 80 में से कितने घटा दें 55 जो कॉमन है उनको हटा दें तो ये कितने बचेंगे जाके 25 बचेंगे ना, 50 80 30, ठीक है 25। अब क्या हुआ, 15% हुए हैं पास केवल फिजिक्स में, और 25% पास हुए हैं केवल रीजनिंग में, और 55 पास हुए हैं दोनों में। तो अब हम इनको जोड़ सकते हैं, तो कुल उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 55 और प्लस 25, ये मिला के कितना हो जाएगा 40 और 55 यानी कि 95 हो जाएगा। तो अगर 95% लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 से घटाएंगे तो अनुत्तीर्ण वाले कितने बचेंगे 5%। तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे ये सबसे बेसिक ही है इस तरह के क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं, 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब अपॉन 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। ये एक सवाल है जो कि सरलीकरण का है और ये किस बेस में, किस फॉर्म में दिया है, एक फॉर्मूला की फॉर्म में दिया है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, और होता कुछ नहीं, देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है। जब हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में इसको ओपन करते हैं तो बहुत सी चीजें कट जाती हैं, जो बचता है उसका आराम से मान निकल आता है। जैसे देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये एक ही जगह मान सकते हैं, इसको देखें तो हम बी की जगह मान सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब, ये अगर इसकी जगह ए मानते हैं तो उसकी घात कितनी चढ़ी है 3, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म, नीचे क्या बना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको यहां पर एक फॉर्म प्राप्त होगी। अगर हम इसको ओपन करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जो चल रहा था, कितना चल रहा था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे कि नीचे से इसको और ऊपर के इसको आप आराम से पूरा काट सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, ए प्लस बी, जहां ए और बी की वैल्यू आपको पता है 2.1 5.8, 2.1 प्लस 5.8, इसका मान कितना हो जाएगा 0.97, 7.9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या होगा। औसत के लिए आपको अच्छी तरह पता है कि हमें क्या निकालना रहता है, सभी पदों का योग, मतलब पदों का हम योग निकालते हैं, पदों का योग बटे उनकी संख्या, ये आपको पता होगा एवरेज निकालने के लिए बटे उनकी संख्या निकालना, ठीक है। तो पदों का योग क्या हो जाएगा, आप आराम से जोड़ सकते हैं। यहां पर देखेंगे हम 100, 200, 300 और 3 3 600, 600 तो ये मिल गए ऐसे, प्लस देखें 8 और यहां पर कितने 2 22 22 8 30 30 और 30 45 75 और 75 और 25 100,
100 और मिल गए हैं, यानी कि कितना हो गया 700। और नीचे कितना है 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 5 का हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। जब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 140, यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ पर कोई बहुत अलग चीज नहीं थी, और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, ऐसा नहीं है कोई हम अपनी तरफ से इनको यहाँ पर बता रहे हैं, ये सभी आपके पेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपको पता चल रहा होगा ना कि लेवल किस टाइप का है। बस इसी तरह की तैयारी जब हम चैप्टर में चलेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन इससे थोड़ा सा आप लेवल करके पढ़ेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा टफ भी आ जाए तो भी हम आराम से कर ले जाए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जब वो 60 से 80 के बीच की कह रहे हैं तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा है ही नहीं। 60 और इनके बीच की क्या होगी, तो पहली क्या हो जाएगी, एक 61 हो जाएगी। 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 78 79 79 होता है ना, 79। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 61 67 71 73 और 79। चलिए देखते हैं। 7 1 8 1 9 और 3 12 और 12 और 9 21, 1 2 आया। 6 6 12 12 7 12 7 19 19 और 19 7 26 26 और 7 33 26 7 33 और 2 35। और इनका हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्याओं का औसत चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा देंगे, कितना बचेगा 5 सत्ते 35, 1.10 हुआ, 5 दूनी 10, तो शायद यहाँ पर हो जाएगा 70.2, 70.2, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए अभी एक भिन्न का पहले क्वेश्चन आया था, जिसको लगाने का एक तरीका क्या था कि हमने अंश और हर का क्या निकाल लिया था, डिफरेंस निकाल लिया था। जरा इन भिन्नों को हम अलग अलग लिखते हैं। एक है 7/8, एक है 63/80, दूसरी है 13/16 और अगली है 31/40। किस भिन्न को कैसे लगाएंगे ये हमें भिन्न को देख के पता चलता है। ठीक है, यहां पर हमें हम देख रहे होंगे कि अगर हम बेस को देखें तो बेस एक फॉर्म में हमें बनते दिख रहे हैं। किस फॉर्म में बनते दिख रहे हैं, अगर हम यहां पर कितने का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें तो ये 80 हो जाएगा, तो ऊपर भी 10 का हो जाएगा गुणा, नीचे 80 तो है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर अगर हम 5 का कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा बेस, और इसको अगर हम 80 बनाए तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। हम बेस को समान कर लेते हैं। इस बार बेस को समान करेंगे तो कितना आएगा 70/80, ये कितना आएगा 63/80, ये कितना आएगा 65/80 और ये कितना आ जाएगा 62/80। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। बेस समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहां पर अंश किसका सबसे बड़ा है 70, यानी कि पहली 7/8, यही भिन्न हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला देखते हैं। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा है। जो किसान बचत पत्र एक स्कीम होती है उसमें मनोज की जो बचत है उसका कितना हिस्सा वो उसमें रखता है, 1/3 हिस्सा रखता है। जबकि प्रोविडेंट फंड में उसका जो बचत है वो कितनी है, उसमें जो बचत है उसके आधे के बराबर है। वो ये कहना चाह रहा है जो मनोज की बचत किसान विकास पत्र में है वो उसका 1/3, तो किसान विकास पत्र में अगर x बचत है तो उसका 1/3, यही बात हुई ना। किसके बराबर है, जो प्रोविडेंट फंड में है उसके आधे के बराबर है, उसके आधे के बराबर है। ये जो उसके पास कुल बचत, और यहां पर उसको क्या दे रखा है, कुल बचत दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है, कुल बचत दे रखी है, कितनी बचत दे रखी है
कहाँ पे है, 1,50,000, 1,50,000 अगर बचत उसकी दे रखी है तो पूछा गया होगा प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत है, मतलब हमें किसका मान निकालना है, प्रोविडेंट फंड दैट इज बाई का मान। ठीक है, चलिए यहां से हम रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप पहले करके ही देखें क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, वाई इसके नीचे चला जाएगा 1/2 और ये उसके नीचे आ जाएगा अपॉन 1/3, तो ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे, यानी कितना हो जाएगा 3/2। तो एक्चुअल में हमें एक्स और वाई का रेशियो क्या मिलेगा, 3:2। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो क्या मिलेगा, 3:2। अब इसी 3:2 में हमें किसको डिवाइड करना है, 1,50,000 को। तो यानी कि हम यहाँ पर 5 का भाग लगा सकते हैं। टोटल इसका कितना हुआ, 3 और 2 मिला के 5 हुआ। तो 5 का भाग जब आप लगाएंगे तो एक का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 × 15 30,000 रुपये आ जाएगा। जब 30,000 एक का मान आया और हमसे पूछा किसका गया, वाई का, और वाई का मान कितना है, वाई का मान है 2। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें निकल आएगा जो उसका प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा है वो पैसा उसका निकल आएगा, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये, 60,000। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। तो लगाने का जो बेसिक तरीका है क्या है, 7 क्रमिक संख्याएं, क्रमिक संख्याएं मतलब एक x होगी तो एक x होगी तो दूसरी मान सकते हैं x+1, क्रमिक का मतलब एक जुड़ता जाएगा, तीसरी मान सकते हैं x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। ये हो गई 7 क्रमिक संख्या। ठीक है, ये हो गई हैं 7 क्रमिक संख्या। ठीक है, इनका क्या बता रहा था, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, औसत 20 है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आ जाएगा, 20 औसत है तो हम कितने का गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इनको जरा देख लीजिए कितनी बार 7 होगा, तो 7 ही बार 7 होगा, 7x। बाकी कितने बने, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो ये कितना आ रहा है, 21 बराबर कितने कर देंगे, 7 दूनी 14 यानी 140 के। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 21 उधर से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 119। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, बटे 7, 7 × 7, 7 सत्ते 17, 17 सत्ते 119, कितना आ जाएगा, 17। तो ये आ जाएगा किसका मान, x का मान। अब हमसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है x + 6। तो यहां पर 17 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 23। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और तरीका है, ये हमने पिछले क्लासे में एक मैराथन ली थी उसमें बताया था, ये तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा है, क्योंकि पद कैसे हैं, विषम हैं और औसत 20 है, तो कहीं ना कहीं विषम संख्याओं में जो औसत होता है वो हमेशा कौन सी संख्या होता है, 20 की संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है, 20 की। तो ये जो 20 है ये औसत है तो ये 20 की संख्या हो जाएगी। इसके बाद 20 के बाद क्या हो जाएगा, 21, 22 और 23, और इधर क्या आ जाएगा, 19, 18 और 17। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो और कितने से भाग लगाओगे, 7 से भाग लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 20, एवरेज 20 ही प्राप्त होगा। तो यहीं से आप ऐसे ही डायरेक्ट बता सकते हो कि संख्या कौन सी होगी, 23 होगी। बाकी बेसिक मेथड आपके सामने ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत 68 है। देखिए अगर हम 13 यूनिट की बात करें तो उनका एवरेज कितना है, एवरेज उनका है 68। पहले 7 का औसत 63 है। अगर हम 7 यूनिट की बात करें तो उसका एवरेज कितना है, 63 है। इसके बाद जो अंतिम 7 हैं उसका औसत कितना है, एवरेज 70। तो यहां हमसे पूछ रहा है 7वें का मान बताओ, मान ही पूछा होगा, हाँ पर परिणाम बताइए। देखिए बात को समझिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या होता है इसमें, पूरा दे दिया उन्होंने कितने का, 13 का उन्होंने औसत दे दिया। अगर 13 संख्या है, 13 ही संख्याएं, 13 ही संख्याएं हैं, इधर से 7 इधर से 7 इधर से, ऐसी 7 इधर से 7 इधर से, तो एक कॉमन है, एक कैसी है, कॉमन।
बात को समझ लीजिए पहले, एक है कॉमन। देखो तो उन्होंने ये कहा अगर हम 13 का औसत देखते हैं तो कितनी आती है 68 आता है, लेकिन अगर हम पहले 7 का देखें जिसमें एक ये भी शामिल होगी जो यहाँ पर है, पहले 7 का देखें तो 63 बन रहा है, और अगर हम दूसरे 7 का देखें बाद वाले 7 का तो कितना बन रहा है 70 बन रहा है। तो ये जो 7वीं संख्या है ये बताइए। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस वाली संख्या की बात हो रही है। ठीक, तो इसका बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका है कि हम इसमें गुणा कर दें, जैसा जो है उसका हम गुणा कर दें, जैसा जो है गुणा कर दें। जैसे यहाँ पर 13 यूनिट का है तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें, यहाँ पर कितना था ये 68 था, 68 में हम 13 का गुणा कर दें, एक मान निकलेगा। 63 में हम 7 का गुणा कर दें, एक मान निकलेगा। 70 में भी हम 7 का गुणा कर दें, एक मान निकलेगा। तो यहाँ पर 7 का मान निकलेगा, यहाँ पर 7। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आपको भी पता होगा, बेसिक सी बात है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो इसका मान आएगा इन दोनों के मान से इसको अगर हम घटाएंगे तो हमें 7वीं संख्या मिल जाएगी, क्योंकि वही ज्यादा जुड़ी होगी। भाई 7 7 दूनी 14 संख्याएं हो गई, तो एक संख्या यहाँ ज्यादा जुड़ी है। जब इनका हम योग निकालेंगे और ऊपर वाले 13 संख्या का योग निकालेंगे, अगर इनसे हम इसको घटा देते हैं तो आराम से मान निकल आएगा। चलो ये बात हम नहीं बताते क्योंकि आपको पता होगी, हम थोड़ा सा अलग हटके बात बता देते हैं, अगर शायद आपके काम आ जाए। और क्योंकि हमने बताया एवरेज में सबसे आसान तरीका यही है जो हम बताएंगे बहुत सारे सवालों में। कुछ सवालों में आपको लग सकता है, जैसे एक सवाल अभी पहले कराया था, उसमें क्या था, आप आराम से आपने गुणा कर लिया था, 5 वाला और साइज 4 वाला था तो निकल आया था। लेकिन अब इस तरह की संख्याएं आ गई ना तो थोड़ी सी दिक्कत लगने लगी, और अगर पॉइंट में आ जाए तो और दिक्कत लगने लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखते हैं अगला तरीका है, उसको आदत में डाल लीजिए, अभी बहुत टाइम है तो आराम से आ जाएगा। क्या है, देखिए 13 यूनिट का 63 था। ठीक है, अब इसको हम हटा सकते हैं, इरेज कर दें इसको। ये कितना था इसका एवरेज 68 था, 68 था, इसका 63 था, और इसका कितना था 70। ठीक, अब वो पहले 13 का 68 है, यहां देखो इनका 68 है और 7 का कितना 63, इससे कितना कम हो रहा है, कितने कम हो रहा है। हम यहां पर एक्चुअल डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन इन द सेंस अंतर निकालते हैं कि वो कितना कम या ज्यादा मेन से हो रहा है। अगर 13 का 68 है तो ये उससे कितना कम जा रहा है, तो कितना कम जा रहा है आप देखोगे -5 हो रहा है। कितने हो रहे हैं, -5। और अगर हम इनका डेविएशन निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो रहा है +2 हो रहा है। कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, और वहां कितना जा रहा है -5। ये किसमें अंतर है, एवरेज में अंतर है। ये एवरेज में अंतर है, तो मान में अंतर कितना हो जाएगा, इसमें 7 का गुणा करेंगे और इसमें भी 7 का गुणा हम कर देंगे। इसका मान क्या आ जाएगा 7 पना 35 माइनस के 35 हो जाएंगे, और इसका मान आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस का 14। वो संख्या 68 ही रहती, सुनिए बात, ये संख्या 68 ही रहती 7वीं वाली, अगर इसका मान भी 68 होता, इसका मान भी 68 होता। लेकिन इसका मान 68 नहीं है और इसका मान भी 68 नहीं है, तो 7वीं संख्या 68 नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए वो कितनी होगी, यहां देखो कितना कम कर रहा है वो उसको, तो कर रहा है 35 माइनस में लेके जा रहा है, लेकिन यहां पर कितना प्लस में जा रहा है 14 प्लस में जा रहा है। हम मान की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक मान में कितना अंतर हुआ, माइनस के 35 थे हमारे पास, प्लस के 14 थे, तो आप देखेंगे जो वास्तविक अंतर आ रहा है तो वो कितने का आ रहा है, यहाँ पर 1 और 2 21 का अंतर आ रहा है, वो भी कैसा माइनस, यानी 21 मान कम है जो मेन एवरेज है। तो हम 7वीं संख्या लिख सकते हैं, 7वीं संख्या जो होगी वो कितनी होनी, कितनी चाहिए थी 68, जबकि दोनों को जब हमने अलग अलग इनका डेविएशन निकाला तो कितना बना जाके -21, आपको यहां से संख्या मिल जाएगी 47। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आप खुद ही करेंगे आपको लगेगा कि नहीं आराम से इनको किया जा सकता है। आप अपने मॉडल पेपर उठाइए, बुक उठाइए और उनसे इस तरह के सवाल को हल कीजिए। बाकी हम तो जब इसका आएगा चैप्टर तब तो करवाएंगे ही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो आय होती है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो उसके मूल्य पर, एक तो मूल्य पर, और दूसरा किस पे करती है, बिक्री पर। भाई कोई कितना ही कमाएगा, ये 2 ही बातों पे डिपेंड करेगा कि जो चीज वो बेच रहा है उसका मूल्य वो कितना रख रहा है, कम रखेगा तो कम कमाएगा, ज्यादा रखेगा तो ज्यादा कमाएगा। दूसरा बिक्री पे डिपेंड करता है, अगर वो कम में बेच रहा होगा तो वो क्या करेगा,
उसको घाटा होगा, और ज्यादा में बेचेगा तो उसको फायदा होगा। यानी अल्टीमेटली ये दोनों चीजें इसको डायरेक्ट रूप से क्या करती हैं, आय को प्रभावित करती हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं, जैसे एक सवाल होता है किसी आयत के क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा यदि उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। वहां पर भी आपको पता होता है कि किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी दोनों विमाओं पे डिपेंड करता है, लंबाई पे भी और चौड़ाई पे भी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको उसको भी हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो हम पहली वृद्धि या कमी को n मान लें और दूसरी को n मान लें। पहली क्या हो रही, 30% हटाने पर तो -30% है, और दूसरी क्या है, 20% बढ़ गई। क्या बढ़ गई, बिक्री 20% बढ़ गई है, और जबकि मूल्य कितना हुआ था, 30% कम हुआ था, तो 20% बढ़ गई। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि वास्तव में कोई ऐसा है नहीं, वैसे भी फॉर्मूला बताने की कमी कोशिश की जाती है मैथ में आज के आधुनिक समय में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको पता हो, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला वो है नहीं कि आपको याद ना हो सके, वो बहुत काम आता है। क्या होता है, m+n+mn/100। यहां पर आप देखेंगे जो जिसके मान है वैसे रखिए, -30 +20, -30 में जब +20 का आप जब आप गुणा करेंगे तो माइनस वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसीलिए हम डायरेक्ट ही इसका मान लिखे दे रहे हैं। कितना कितना लिखे दे रहे हैं, -30 × 20 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको काटेंगे तो मान कितना आ जाएगा, -10 तो यहाँ पर था, ये तो चला ही गया, और 3 दूनी 6, -6, तो कितने का अंतर आ जाएगा, 16%, वो भी क्या माइनस, यानी कि 16% की क्या हो जाएगी, घटी हो जाएगी, किसमें, उसकी आय में। उसकी आय में कितने परसेंट का अंतर पड़ जाएगा, 16% की कमी आ जाएगी। दूसरा तरीका इसको लगाने का क्या है वो देख लीजिए, जो सबसे अच्छा तरीका है जिसको आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज सपोज करो 30 है, और यहीं पर अगर आपको दे दिया जाता 16 सही, 2/3, 33 सही, 1/3, या और भी बड़े दे दिए जाते परसेंटेज, 14 सही, 2/7, तो तब आप क्या करते हैं। तो उस तरह के सवालों के लिए सबसे अच्छा होता है आप क्या करो, प्रतिशत को हम लिखिए दे रहे हैं, प्रतिशत को किसमें बदल लो, भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदल लो। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर सपोज करो 12% लिखा है, तो ये प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाएंगे और कितने का भाग लगा देंगे, 100 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 और 4 25, तो कितनी भिन्न बन जाएगी, 3/25। यही तो हुआ ना, बस उसी तरह से यहाँ पर हमें करना है। 30% को अगर हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि मूल्य में जो मूल्य में वृद्धि, मूल्य, तो मूल्य कैसा हो जाएगा, देखो जरा, मूल्य कैसा हो जाएगा, 30%। 30% का मतलब होता है, इधर देख लीजिए, 30% का मतलब होता है 30/100, 0 से 0 तो कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक, और क्या हो रही है, इसकी कमी, तो मतलब अगर 10 मूल्य था तो घट के कितना हो गया होगा, 7। ठीक है, और क्या है, बिक्री की बात जब हम करें तो बिक्री में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई है। 20% बराबर क्या हो जाएगा, अगर भिन्न में बदलेंगे 20/100 यानी 1/5। तो अगर पहले ये क्या थी, 5 थी, तो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं, 10×5 = 50, 7×6 = 42। देखिए जो पहले आए ओ सॉरी जो पहले आए 50 हो रही थी, अब वो कितनी हो पा रही है, 42। कितनी कम हुई है, यहां से आप कहोगे 8 कम हुई है। कहां से कम हुई है, 50 से कम हुई है। कितने प्रतिशत कम हुई है, 100 का गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, तो 16% की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि 50 से 42 कमी तो हो रहा है, तो 16% की क्या हो जाएगी, कमी। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब आप प्रतिशतता में इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें इस तरह की कुछ भी नहीं लगाना है, हमें तो सीधा प्रतिशत को किसमें बदल के, भिन्न में बदल के लगाना है। और आप लगाते भी रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम ही आपको एक नया बता रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है आजकल, तो सबसे अच्छा होता है वो, जिसको नहीं पता उसके लिए ज्यादा फायदा। देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, ठीक है। अगर हम 4 प्लेयर्स की बात करें तो उनकी एवरेज एज क्या है, 18.5, ठीक। अगर कोच की उम्र भी, अगर हमने कहा औसत वाले सवालों में कोई या तो आता है कोई जाता है, कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अगर इसमें कोच भी शामिल कर दिया जाए मतलब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 प्लेयर ही लिख देते हैं, कोच को भी प्लेयर ही एक तरह से होता है।
5 प्लेयर्स की एवरेज कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। से मतलब क्या हो जाता है कि 20%, फिर से देखो इसको परसेंट, मतलब 1/5 बढ़ जाएगी। 1/5 औसत आयु बढ़ जाएगी, मतलब ये जितनी थी इसमें 1/5 और जुड़ जाएगी। इसका 1/5 पहले होता क्या है, निकाल दो। 18.5 गुणे 1/5, कितना, 5 तियां 15, और कितना 3 बचेगा, 15, 3 35, 5 सत्ते 35, कितना होता है 3.7। तो इसमें अगर हम 3.7 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 7 5 12, 8 3 11, और 1 12, कितनी हो जाएगी 22.2। ये क्या हो जाएगी, 5 प्लेयर की एवरेज एज हो जाएगी। तो कोच की उम्र बताओ। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, कोच की उम्र। एक सेकेंड रुक जाना, 30, हाँ ठीक। हमें इसकी निकालने की भी जरूरत नहीं थी। आप देखिए फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 प्लेयर की एवरेज दिया था, कितना था, 4 प्लेयर का था 18.5 एवरेज था, मतलब हर किसी की 18, 18.5, 18.5, 18.5 चारों की होगी। जब पांचवा आता है, मतलब जो कोच आता है, जब कोच आता है तो क्या फर्क पड़ता है, इन सभी की औसत आयु पॉइंट में बढ़ रही है, वैसे 1 2 बढ़ती थी, इस बार पॉइंट में बढ़ रही है। इन सभी की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, इसको हटा ही देते हैं, सॉरी इसको हटा ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितनी बढ़ जाती है, 3.7 निकली थी ना, 3.7 बढ़ जाती है। ये सभी की बढ़ी है, कितने की, 5 की, 3.7 बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताओ। अब 3.7 कितने की बड़ी होगी, फिर से पीछे वाला 4 की तो बड़ी होगी, 5 मतलब 5 की बड़ी होगी 3.7। तो 5 की बड़ी होगी तो मान में कितने का परिवर्तन आया होगा, मान में कितने का परिवर्तन आया होगा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 की 5, यही आ जाएगा एक्चुअली 18.5। अभी 5 का ही तो भाग लगाया था हम लोगों ने, 18.5 आ जाएगा। अब आप देखिए, बात समझ लीजिए, जो कोच आया है उसकी वास्तविक उम्र, उम्र कितनी ज्यादा आई होगी, उम्र आई होगी 18.5 वर्ष ज्यादा, क्योंकि उसने इसको भी 3.7 दिया है चारों को, और खुद का भी ज्यादा लेके आया, तो 5 बार वो ज्यादा लेके आया, कितनी, 3.7। अब पहले एवरेज चल क्या रहा था, तो कोच की जो उम्र हो जाएगी, तो उम्र कितनी हो जाएगी 18.5 पहले की जो चल रही थी, और इतनी तो वो सबके लिए ज्यादा ज्यादा लेके आया है, तो ये भी उसी की होगी, यानी कितनी हो जाएगी 18 36 1 37। तो कोच कितने साल का हो जाएगा, 37 ईयर का कोच हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है √9 होल रूट है, ये 9 - 4 × 5 √5 एक्चुअली का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये ऐसे होता था, यदि, जहां तक हमें याद है, यदि x² बराबर दिया होता था, जैसे यहां पर हम लिखते हैं कुछ 5 + 2 × और 6 ऐसे दिया होता था, तो यहां पर पूछ देते थे तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बड़ी बड़ी एग्जाम से चल के और आज ये छोटी छोटी एग्जाम तक आ पहुंचा है, बहुत बड़ी एग्जाम से चल के। देखिए ऐसे दिया होता था, x² बराबर, यदि x² बराबर 5 + 2 √6 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहां पर जो शॉर्ट तरीका लगाया जाता था वो क्या लगाया जाता था कि भैया इसके भी गुणनखंड देख लीजिए, सॉरी इसके देख लीजिए कि गुणनखंड क्या बन रहे हैं, 3 और गुणे 2, ये तो बन रहे हैं 3 दूनी 6, और 3 और 2 का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो कितना आ रहा है 5। तो बस उत्तर हो जाता था, इस पे भी रूट लगा दो, इस पे भी रूट लगा दो, और जो यहाँ पर चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाता था। कुछ नहीं सॉल्व करना होता था, यही उत्तर हो जाता था। इसके गुणनखंड काटते थे, और ऐसे गुणनखंड काटते थे जिनका योग कितना हो जाए, ये जो प्रूफ में संख्या लिखी होती थी उतनी हो जाए, तो हमारा बस यही लग जाता था। शर्त ये होती थी कि यहां पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये शर्त होती थी। अगर यहां पर कहीं 4 होता था तो उसका 2 अंदर ही चला देते थे, और शर्त तभी पूरी भी हो पाती थी। जब यहाँ 4 होता था तो यहाँ 2 अंदर ले जाते थे, तो 2 4 हो जाता था। जब 4 का गुणा इसमें करते थे अंदर वाली संख्या में, तब उसके हम फैक्टर काटते थे। यहां पर पहले से 2 लगे हैं तो हम सिर्फ 6 के काट लेते हैं, और वो क्या बनेंगे 3 दूनी 6। और उत्तर की बात करेंगे तो सिर्फ इस पे रूट लगा देंगे, और जो यहाँ चिन्ह होगा वो चिन्ह लगा के और इस पर भी रूट लगा देंगे। और अगर यहाँ पर माइनस है, सपोज करो ये होता 5 - 2 √6 होता, तो इसका उत्तर क्या हो जाता, मतलब इसका वर्गमूल, ये जो ये पूछ रहा है, तो हो जाता √3
माइनस रूट टू, ये उत्तर हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम इस वाले में आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहा है क्वेश्चन। कैसे करते हैं वो यहाँ देख लीजिए क्या है। अब यहाँ पर देखो हमने कहा था यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो पहले तो ये रूट चलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। 9 माइनस इसको 4 को 2 और 2 होता है 2 गुणे 2, तो ये 2 हम अंदर कर देंगे। जब ये 2 अंदर करेंगे तो ये 2 तो अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि वर्गमूल लेके बाहर आए होंगे, अंदर जाएंगे ये 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 रूट, और 4 अंदर जाएंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 20। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अगर हम 20 के फैक्टर करते हैं तो कितने आएंगे 5 और 4, 5 को 20, और कैसे आने चाहिए, उनका योग कितना होना चाहिए 9 के बराबर होना चाहिए। बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को हम यहाँ पर लगा देते हैं, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। √5 माइनस 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2, √5 माइनस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप समझ दें तो इसको हम प्रूव करके दिखा दें कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है, हम इसी से चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, हमने इसको काटा है तो √5 माइनस √4, अब जरा इसका वर्गमूल कर दो, सॉरी स्क्वायर कर दीजिए आप। इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab का मतलब √5 इंटू √4, ठीक है। 5 4 9 माइनस 2, और ये और 2 बाहर आ जाएगा, गुणे 2 और √5, यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 √5। ये इसका क्या है स्क्वायर चल रहा था, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे, यानी हम अगर ये कहेंगे √5 माइनस √4, तो इसी के ऊपर क्या चल जाएगा रूट चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 √5, ये हो जाएगा, और यही यहाँ पर वैल्यू दी थी। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा कि जब आप इसके फैक्टर, अब यहाँ 5 के तो फैक्टर भी नहीं होंगे भाई, 5 के क्या करोगे, 5 एकन 5 करोगे, उससे काम बनेगा नहीं, तो पक्का ना पक्का ये वाला अंदर चलाया जाएगा, और अंदर चलाना भी चाहिए क्योंकि यहाँ 2 बचना चाहिए। वो 2 किसके लिए हम लोग बचा के रखते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल लग जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जब सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इस टाइप के वहां पर ढेर सारे सवाल होंगे जिनको आराम से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शायद हाँ यही आपका आज के लिए मैथ में इतना ही था। इसका एक क्लास और बनेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्लास में पूरे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, जो भी छूटे हुए हैं उसमें तो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर्स को कराने के बाद ढेर सारा समय बच जाए, जिससे हम अच्छी सी एक मैथ की भी प्रैक्टिस कर पाएं, जैसे कि हम ग्राफ और तालिका की स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और आपके लिए जो भी बेहतर बन पाएगा, यानी आने वाले समय में जो कुछ भी हम कर पाएंगे वो समय समय पर हम बताते भी रहेंगे, और आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। जितना हमसे हो सकेगा उतना आपके लिए कराएंगे, और आपको यहाँ पर ऑथेंटिक सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डाउटफुल कुछ भी देने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन के क्षेत्र में नए हो सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हमारा अनुभव काफ़ी पुराना है, काफ़ी इन द सेंस बहुत पुराना है, ठीक है। तो वो कभी बातें बाद में करेंगे। शुरुआती चीज़ें, जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अल्टीमेटली यहाँ पढ़ने आया है, ना कि आपके बारे में जानने आया है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी तभी आप हमसे जुड़ोगे। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।